पुराने लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के बारे में मैंने चर्चा करी थी आपसे। मैंने उसके अंदर आपको बताया था कि जो स्टेटर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का, उसको हम लोग को अगर ऑपरेट करना है प्रॉपर तरीके से, तो उसके लिए हमें उसके स्टेटर वाइंडिंग को, स्टेटर फ्लक्स को 2 पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। एक था phi 1 एंड अदर वन इज द phi 2, और इस मेथड को नाम दिया गया था स्प्लिट फेज मेथड। ठीक है, ये पुराने लेक्चर के अंदर हम लोग इसके ऊपर चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि हम जानते थे कि 2 फ्लक्स की जरूरत पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास जो फॉर्मूला था टॉर्क का वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था phi 1 phi 2, ठीक है, एंड साइन थीटा के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज ऑलरेडी हमारे पास, हम लोग पुराने लेक्चर में इसके ऊपर चर्चा करी थी। डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी के ऊपर हमने देखा था इसमें। तो खास बात जो निकली थी कि दोनों ही केसेस में स्टेटर फ्लक्स को आपको 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ठीक, तो इसी को हम लोगों ने जो पुराने लेक्चर में देखा था, एक इस काम के लिए हमने रजिस्टर मेथड का इस्तेमाल करा था, और दूसरा मेथड था हमारे पास कैपेसिटर स्टार्ट मेथड। ठीक है, यहां तक मैंने पुराना लेक्चर आपको जस्ट रिलीज करा था। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर की, यानी कि रेजिस्टेंस वाले मेथड से कैसे स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर करके स्टार्ट किया जा सकता है उसको, और इन सबको बहुत बारीकियों में जाएंगे, देखेंगे कैसे मोटर स्टार्ट होती है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस स्टार्टर। मेरा नाम प्रांजल है, जोड़े रहें इस लेक्चर में और सीखते रहें स्पेशल पर्पस मशीन्स के कुछ बारीकियां। सबसे पहले अगर डिजाइनिंग की बात करी जाए सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की रेजिस्टेंस स्टार्टर की, तो डिजाइनिंग की अगर बात करोगे तो काफी हद तक चीजें सिमिलर हैं। जैसे हमने पुराने लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये हमारे पास मेन वाइंडिंग होती है, यानी कि ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये मेन वाइंडिंग दी हुई है, मेन वाइंडिंग। ठीक है, और एक क्वाड्रेचर में कौन से क्वाड्रेचर में, यानी कि फेज क्वाड्रेचर में भी होनी चाहिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग, और क्या हमने देखा था स्पेस में भी क्वाड्रेचर, यानी 90 डिग्री स्पेस अपार्ट होनी चाहिए। तो देखो ये वाली वाइंडिंग जो है ये आपकी 90 डिग्री क्वाड्रेचर कह सकते हैं, स्पेस अपार्ट है। दिस वन इज द ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, पुराने लेक्चर में इसके ऊपर ही मैंने बताया था आपको कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग क्या होती है, और इसको हम लोग स्टार्टर वाइंडिंग कहते हैं। याद रखना वर्ड, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को ही हम लोग स्टार्टर वाइंडिंग भी कहते हैं। दीज आर आल्सो कॉल्ड स्टार्टर वाइंडिंग। ठीक है, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो कि 90 डिग्री स्पेस अपार्ट होती है मेन वाइंडिंग से, वो इस तरीके से यहाँ पे बना दी है। अब रेजिस्टेंस स्टार्टर का क्या मतलब हुआ? देखो, रेजिस्टेंस स्टार्टर का मतलब हो गया कि जो तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसके अंदर एक रेजिस्टेंस लगा होगा RST। ये जो RST है ना, इसी की वजह से हम लोग कह रहे हैं कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो भी एलिमेंट लगा होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड और कैपेसिटर स्टार्ट मेथड, 2 तरीके के मेथड होते हैं। तो इसमें इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लो। रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड में क्या होगा, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर एक रिएक्टेंस होगा X ऑक्सिलरी प्लस एक रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा RST। ठीक है, अगर ऐसा कभी होता है, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में अगर हम लोग रिएक्टेंस के साथ साथ रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, यानी कि अगर रेजिस्टेंस की मदद ले रहे हैं, तो वो रेजिस्टेंस स्टार्टर वाइंडिंग कहलाती है, रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर कहलाएगी। वहीं पे अगर हमारे पास ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर क्या है, एक तो तुम्हारा रिएक्टेंस था, मतलब उसका रिएक्टेंस हो गया, और ऑक्सिलरी यानी कि जो वाइंडिंग का रिएक्टेंस हो गया, प्लस कैपेसिटर जुड़ा हुआ है। अगर कैपेसिटर जुड़ जाएगा तो ये कहलाएगी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर। ठीक है, रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग में तो ये कहलाएगी रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर। तो क्योंकि रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडक्शन मोटर है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे आपके सामने है, देखो ये रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस है, ये क्या है, तुम्हारा रेजिस्टेंस ऑफ स्टार्टर, यही तुम्हारा रेजिस्टेंस स्टार्टर मेथड है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस स्टार्ट मेथड का मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है पर्टिकुलर, उसके अंदर एक रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा सीरीज में। ठीक है, ये हमारे मोटर को हेल्प करेगा स्टार्ट होने में। ये पर्टिकुलर पार्ट क्या, रोटर है, ये तुम्हारा ये रोटर बनाया हुआ है यहाँ पे, और ये है सेंट्रीफ्यूगल स्विच। इसके ऊपर अभी मैं बहुत डिटेल में लेक्चर में चर्चा करूंगा, और आज इसके ऊपर एक पर्टिकुलर सेपरेट लेक्चर भी आप लोगों के लिए तैयार है, जिसमें हम लोग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के बारे में सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे इन सब चीजों को आप लोगों को सीखने में हम लोग बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक, अब देखते हैं, सबसे पहले वाइंडिंग की बात कर लेते हैं। नाउ अगर वाइंडिंग्स की बात करें तो भाई 2 वाइंडिंग्स हम लोगों ने इसके अंदर यूज करी हैं। ठीक है, वाइंडिंग स्टेटर वाइंडिंग जो थी, इसको हमने 2 पार्ट में तोड़ दिया। एक थी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, अभी मैंने बताया, एक थी मेन वाइंडिंग। ठीक है, मेन वाइंडिंग ये हम पुराने लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, मेन वाइंडिंग की खास बात जो होती है, जो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है और हाई रिएक्टेंस होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना प्रॉपर्टीज जो मैं बताना रहा हूँ आपको, कि जो मेन वाइंडिंग होगी, इसका क्या होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, यानी कि R बहुत हाई होता है, और एक्स कंपेयर टू एक्स जो होता है बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू आर। ठीक है, ये मान सकते हैं इस तरीके से, एक्स बहुत हाई होता है। जबकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है, इसका क्या होता है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस और लो रिएक्टेंस। यानी कि अगर इस पर्टिकुलर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात की जाए, तो इसमें जो आर होगा वो बहुत बहुत ज्यादा होगा एक्स से। देखो, ऑक्सिलरी वाइंडिंग के अंदर आर बहुत ज्यादा एक्स से, मेन वाइंडिंग के अंदर एक्स बहुत ज्यादा है आर से। ठीक है, यानी कि हाईली रिएक्टिव है ये वाइंडिंग। मेन वाइंडिंग को मैं क्या कह सकता हूँ, हाईली
हाईली रिएक्टिव वाइंडिंग कह सकता हूँ, रिएक्टिव या इंडक्टिव कह सकता हूँ, ठीक है। हाईली इंडक्टिव वाइंडिंग कह सकते हैं, रिएक्टिव वाइंडिंग कह सकते हैं, ठीक है, रिएक्टेंस क्योंकि इसका बहुत आई है। लेकिन अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस पर्टिकुलर वाइंडिंग को मैं कहूंगा ये है तुम्हारी हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग, हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है और ये मेथड का नाम भी है रेजिस्टेंस मेथड, के ऊपर हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं, तो ऑब्वियस ही चीज है, इसका रेजिस्टेंस जो होगा, जिस वाइंडिंग का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, उसी को हम लोग एज अ स्टार्टर यूज करेंगे, ठीक है। तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी ये तुम्हारा हाईली रेजिस्टिव वाइंडिंग होती है, जबकि जो मेन वाइंडिंग होती है वो क्या होती है, हाईली रिएक्टिव वाइंडिंग होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। नाउ एक खास बात और दे रखी है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो तुम्हारी होती है फॉर शॉर्ट टर्म, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ जो मैंने बनाया हुआ है। शॉर्ट टर्म मतलब देखो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो मेन काम होता है, ये जो वाइंडिंग है इसका मेन पर्पस होता है स्टार्ट करने का, यानी कि तुम्हारी वाइंडिंग को, मोटर को स्टार्ट करना। और हम जानते हैं दुनिया में कोई भी स्टार्टर हो, स्टार्टर का नाम ही है कि वाइंडिंग जब मोटर जब स्टार्ट हो तो वो ऑपरेट करे, और एक बार मोटर स्टार्ट हो जाए तो वो हट जाए। क्योंकि क्या होता है, अगर आप स्टार्टर लगा छोड़ दोगे तो एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि स्टार्टर का केवल मोटर के स्टार्टिंग में काम है, बाकी टाइम पे काम नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है इसको हम लोग स्टार्टिंग वाइंडिंग में कहते हैं, क्योंकि ये वाइंडिंग केवल तभी ऑपरेट करती है जब स्टार्ट करते हैं मोटर को, इसीलिए लिखा हुआ है फॉर शॉर्ट टर्म, ठीक है। जबकि जो मेन वाइंडिंग होती है लॉन्ग टर्म के लिए, यानी कि जब तक मोटर चलेगी तब तक ये वाइंडिंग ऑपरेट करेगी। और इसी के लिए यहाँ पे देखो एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच भी बनाया हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच का अगर मेन पर्पस बता दूं आपको, इसका मेन काम होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच का कि जब तुम्हारी मोटर चल रही होगी, जब मोटर सर्टेन स्पीड पे पहुंच जाएगी, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या करता है, एक बार मोटर जब स्टार्ट हो जाती है तो इस ऑक्सिलरी वाइंडिंग को सिस्टम से अलग कर देता है। यानी कि जब मोटर स्टार्ट होगी तो ये स्विच क्लोज होगा, ठीक है। और जैसे ही मोटर एक पर्टिकुलर स्पीड पे पहुंचेगी, यानी कि स्टार्ट का फेज पास कर लेगी, स्टार्टिंग फेज को, तो ऐसे केस में सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा ओपन हो जाएगा, यानी कि इस तरीके से ओपन हो जाएगा और ऑक्सिलरी वाइंडिंग पिक्चर से बाहर हो जाएगी, ठीक है। इसको अभी हम लोग आगे जब इसकी वर्किंग बताऊंगा तो और एक बार डिटेल में देखेंगे। तो आई होप समझ में आ गया होगा वाइंडिंग, स्टेटर वाइंडिंग को जो दो पार्ट में थोड़ा था, एक मेन एक ऑक्सिलरी, उनके फीचर समझ में आ गए होंगे। स्विच के बारे में बता दें, जैसा कि मैंने अभी बताया स्विच बड़ा इंपॉर्टेंट है। स्विच कौन सा होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का इस्तेमाल करते हैं। अब सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या होता है, तो अगर तो आपने ये वर्ड आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, अगर सेंट्रीफ्यूगल की फोर्स की बात करें तो दो तरीके की फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर एक लड़का जैसे यहाँ पे है, आप एक किसी पर्टिकुलर बॉल को अगर घुमाओगे, इस तरीके से रोटेट करवाएंगे हम लोग, तो उस पर दो फोर्स लग रहे होते हैं। एक जो होता है जो बाहर की तरफ लग रहा होता है, जब तुम कभी कार में जा रहे होते हो और आप लोग कभी राउंड ट्रिप पे या एकदम से टर्न लेते हो, तो देखा होगा तुम लोगों ने कि एक आउटवर्ड की तरफ फोर्स लगती है, दिस वन इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जबकि जो इनवर्ट की तरफ फोर्स लगती है वो कौन सी होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स। इनवर्ट की फोर्स लगेगी कार पे और तुम लोगों पे फोर्स लगेगी आउटवर्ड की तरफ, ठीक है। तुम लोग बाहर की तरफ जाओगे तो दोनों फोर्स अंदर बाहर दोनों लग रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर तुम बात करते हैं एक लड़का जो बॉल को घुमा रहा है, तो जो बॉल को घुमाने वाला लड़का है उसके हाथ पे जो ताकत लग रही होगी वो है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसे एक ताकत, एक स्ट्रेन महसूस हो रहा होगा, स्ट्रेस महसूस हो रहा होगा। तो जब आप कोई भी चीज एक कोई पत्थर घुमाते हो तो तुम देखते हो कि तुम्हारे हाथ में क्या होता है, थोड़ा सा टाइटनेस महसूस होती है, वो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो फोर्स जो उस पत्थर पे लग रही होती है, क्योंकि पत्थर गोल गोल घूम रहा है, तो उस पत्थर का वो पत्थर पे बाहर की तरफ फोर्स लग रही होती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे काम करते हैं। सबसे प्राइम एग्जांपल है वॉशिंग मशीन का, ड्रायर भी इसी पे काम करता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन के अंदर जो ड्रायर्स होते हैं वो ड्रायर्स, ठीक है, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल स्विच फोर्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने वो सेम चीज इस्तेमाल करी सेंट्रीफ्यूगल स्विच की तरह, ये जो मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, ये देखो यहाँ पे तुम्हें ये कैसा दिखता है, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पिक्चर डाली हुई है। दिस वन इज द सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ये तुम्हारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, ये पिक्चर डाली हुई है। ये होता है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, इसके अंदर ये स्प्रिंग लगी होती है, ये स्प्रिंग क्या करती है, इसे टाइट करके रखती है नॉर्मल, यानी कि जब तुम मोटर को ऑन करोगे और जब मोटर बहुत तेज घूमने लगती है, यानी कि काफी तेजी से जब ये रोटेट होने लगता है, तो ये जो क्लिप है, ये मूवेबल होती है, इनके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इस तरीके से बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगी। और थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये स्प्रिंग की जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स, उससे ज्यादा जब डोमिनेंट हो जाती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये जो क्लिप है, ये पर्टिकुलर पार्ट और ये पर्टिकुलर पार्ट, ये क्या होते हैं, बाहर की तरफ ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही ओपन होते हैं, बाहर की तरफ खींचते हैं, ठीक उसी समय क्या होता है, आपका जो सर्किट होता है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसके ऊपर ये कैसे एक्चुअल में वर्क करता है, ये तो इसकी पिक्चर मैंने आपको बता दी शेप से, लेकिन सर्किट में कैसे काम करेगा, इसको मैं आने वाले लेक्चर में, एक सेपरेट लेक्चर में आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस तरीके से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्क करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी इतना समझना जरूरी है कि काम क्या है इसका, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसका काम क्या होता है। तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है ऑक्सिलरी वाइंडिंग को व्हेन एनआर, बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन, व्हेन एनआर इक्वल टू 75% ऑफ एनएस।
एनएस के बारे में तुम जानते हो, एनएस कितना होता है, 120 F/P होता है। हमने पुराने लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 3 फेज इंडक्शन, सिंक्रोनस मशीन में ये सब। तो सिंक्रोनस स्पीड जो होती है 120 F/P होती है, यानी कि जब तुम 75% पहुंचोगे, 75 से 80 वैसे होता है, 70 से 80 के बीच में, जब तुम्हारे रोटर की स्पीड जो होती है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की, जब 75 से 80 या 70 से 80, यानी कि ये जो रेंज है ये मूव 70 से 80% के जब तुम्हारी स्पीड पहुंचेगी एनआर इक्वल टू 70 to 80% ऑफ एनएस, तो ऐसे समय में क्या होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है ये एकदम से ओपन हो जाता है। तो इसका काम ओपन होने के बाद क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच अगर ओपन हो जाएगा तो क्या होगा, डिस्कनेक्ट कर देता है किसी ऑक्सिलरी वाइंडिंग को, जैसा कि मैंने यहाँ डायग्राम में बताया, ठीक है। यानी कि इस डायग्राम को अगर हम लोग ध्यान से देख लें, ठीक, तो ये डायग्राम क्या बता रहा है कि जब भी जैसी कंडीशन में ये तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग है, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग देखो इस पर्टिकुलर स्विच से जुड़ी हुई है, ये स्विच है और इसको नाम दिया है सेंट्रीफ्यूगल स्विच, ठीक। तो जैसे ही तुम्हारी क्या होगा, तुम्हारी स्पीड रोटर की, ये जो रोटर है तुम्हारा सेंटर में, जैसी इसकी स्पीड जो होगी वो 75 to 80% ऑफ एनएस पहुंचेगी, एकदम से सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा ये ओपन हो जाएगा और ओपन होके क्या करेगा, ऑक्सिलरी वाइंडिंग को बाहर कर देगा, और होना भी चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई मतलब ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग होती है, ये आपकी लॉसेस के लिए जिम्मेदार होती है। अभी आने वाले नीचे हम लोग लेक्चर में, फर्दर लेक्चर जब जैसे जैसे प्रोसीड करेगा वहां पे चीज सीखेंगे, ठीक। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा स्विच क्या काम होता है। ना बड़ा इंपॉर्टेंट है R/X रेशियो, इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अगर आप गेट की बात करो, गेट में भी इस पे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। R/X का रेशियो क्या मतलब होता है, तो सबसे पहले बात समझ लेते हैं R/X का रेशियो। R क्या है, यहाँ पे R है तुम्हारा रेजिस्टेंस, वेट, R है आपका रेजिस्टेंस, ठीक है, और X क्या होता है, ये होता है तुम्हारा रिएक्टेंस, ये रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो ये डिफाइन करता है टाइप ऑफ वाइंडिंग को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो तुम्हारा R/X रेशियो है, ये क्या करता है, टाइप ऑफ वाइंडिंग बताता है, यानी कि तुम्हारी जो वाइंडिंग ले रहे हो वो किस टाइप की है, ठीक है। तो वाइंडिंग जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई, अगर हमें क्या है, एक वाइंडिंग 1 है मेरे पास और एक मेरे पास वाइंडिंग 2 है, ये चीज है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वाइंडिंग 1 कैसी है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वाइंडिंग 1 और वाइंडिंग 2 को अगर कंपेयर करेंगे हम लोग, तो R/X रेशियो के हिसाब से कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल R/X रेशियो अगर ज्यादा है तो हम कहेंगे रेजिस्टेंस डोमिनेटेड वाइंडिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर R/X का रेशियो ज्यादा है, सीधी सी बात है, अगर R/X का रेशियो ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूमरेटर है वो ज्यादा है डिनोमिनेटर से। तो न्यूमरेटर क्या है, रेजिस्टेंस है, यानी कि रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, डिनोमिनेटर यानी कि रिएक्टेंस है। तो R/X का रेशियो अगर ज्यादा है तो हम क्या कहेंगे, रेजिस्टेंस डोमिनेटेड वाइंडिंग है, ठीक है। वहीं पे अगर R/X का रेशियो कम है तो हम कहेंगे रिएक्टेंस डोमिनेटेड वाइंडिंग है, सीधी, ये भी ऑब्वियस सी चीज है। R/X का अगर रेशियो, यानी कि अगर कोई रेशियो है तो न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, अगर ये रेशियो कम है तो इसका मतलब अगर ये कम है तो डिनोमिनेटर की वैल्यू ज्यादा है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो वही चीज है कि डिनोमिनेटर क्या एक्स है, एक्स की वैल्यू ज्यादा है रिएक्टेंस है, तो ऐसी जो होती है रिएक्टेंस डोमिनेटेड वाइंडिंग कहलाती है। बात समझ में आ गई होगी यहाँ पे। जैसा कि अभी मैंने आपको पुराने पीछे इसी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस कर रहे थे, हम लोगों ने वाइंडिंग डिस्कस करी थी और मैंने आपको बताया था ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो हाईली रेजिस्टेंस होता है, लो रिएक्टेंस होता है, ठीक है। तो अगर हम इसी वाइंडिंग को यहाँ चर्चा करें R/X रेशियो से, तो कैसे समझ सकते हैं, देखो, अगर हमारा R/X रेशियो से ही हम उन दोनों वाइंडिंग को का आकलन करें, तो R/X रेशियो अगर ज्यादा है, R/X रेशियो तुम्हारा अगर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, R ग्रेटर है बहुत बहुत X से, तो ये जो फीचर होता है R बहुत बहुत ज्यादा है, ये कौन सा फीचर होता है, ये हमने देखा था कि इसमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग में, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे अगर हम लोग कह रहे हैं R/X का रेशियो कम है, तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि R की वैल्यू काफी काफी कम है X से, और ये हम लोग बात कर रहे हैं मेन वाइंडिंग की, मेन वाइंडिंग, ठीक है। तो अगर तुमसे कहा जाए मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग में डिफरेंशिएट करो, तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी उसका R/X का रेशियो ज्यादा होगा और जो मेन वाइंडिंग होगी उसका R/X का रेशियो कम होगा। तो दो तरीके से बता सकते हैं, ठीक है। तो मेन वाइंडिंग और ऑक्सिलरी वाइंडिंग को आप R/X के रेशियो से भी डिफरेंशिएट कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज और याद रखना, अगर हम बात करें कि कैसे हम बढ़ा सकते हैं ऑक्सिलरी वाइंडिंग, जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग में क्या होता है, R बहुत बहुत ज्यादा होता है X से, तो कैसे कर सकते हैं, हाउ, ठीक है, किस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस बढ़ा सकते हैं किसी वाइंडिंग का रिएक्टेंस बिना बढ़ाए। तो देखो उसका तरीका यहाँ पे बताया हुआ है मैंने। सबसे पहले क्या करो, वाइंडिंग के टर्न्स को कम कर दो। देखो याद करो, जो टर्न्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये जिम्मेदार होते हैं किसके लिए, टर्न्स जो होते हैं N, ये जिम्मेदार होता है रिएक्टेंस के लिए, ठीक है। L रिएक्टेंस किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। भाई किसी भी जितने नंबर ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के अंदर उतना ज्यादा वो इंडक्टिव होगी, तो यानी कि उतना ज्यादा रिएक्टेंस होगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होते हैं वो रिएक्टेंस पे होते हैं, तुम्हें क्या करना है, रिएक्टेंस को कम करना है और रेजिस्टेंस को बढ़ाना है।
यही तो तरीका है भाई। अगर आर को बहुत बहुत बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस को बढ़ाना है और रिएक्टेंस को कम करना है। तो इसको देखो, रिएक्टेंस को कम करने का तरीका क्या है, वाइंडिंग के टर्न्स को कम कर दो। ये क्या सिंबल बता रहा है, कम कर दो। इससे क्या होगा, इंडक्टेंस तुम्हारा क्या होगा, कम हो जाएगा। वहीं पे क्या करो, रेजिस्टेंस कैसे बढ़ा सकते हैं, तो देखो रेजिस्टेंस दो तरीके होते हैं रेजिस्टेंस को बढ़ाने के। एक होता है लेंथ बढ़ा दो और एक होता है एरिया को कम कर दो। भाई ये तो दो तरीके होते हैं, क्योंकि रेजिस्टिविटी तो एक तरीके से कांस्टेंट है जो भी तुम मटेरियल यूज कर रहे हो वायरिंग का, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी को तो कुछ चेंज कर नहीं सकते। तो लेंथ के साथ, अब देखो लेंथ भी तुम्हारी कांस्टेंट हो गई, लेंथ बल्कि कम हो रही है। क्यों? क्योंकि तुमने नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दिया है। तो टर्न्स को कम कर देने से लेंथ भी कम होती, सीधी सी बात है। जितने टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा। अगर जैसे मान लो 4 टन का वायर है, इसे अगर स्ट्रेच करोगे तो इतना लंबा वायर निकलेगा। 2 टन का वायर है, इसको स्ट्रेच करोगे तो इतना सा वायर निकलेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देने से क्या हुआ कि वाइंडिंग जो लेंथ थी वो भी कम हो गई, यानी कि रेजिस्टेंस तो कम हो गया। फिर रेजिस्टेंस बढ़ाएं कैसे, तो उसका है एरिया को कम कर दो। अब एरिया कैसे कम कर सकते हैं, थिन वायर लेके, ठीक है। तो देखो जी, यहाँ जो लिखा हुआ है थिन वायर, ठीक है। थिन वायर का मतलब क्या है, यहाँ पे थिन वायर का मतलब हो गया वायर पतला लेने से एरिया कम हो जाएगा, एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। ये एक कॉम्प्लिकेटेड टास्क था। मतलब अगर हम बात करें कि कैसे हम लोग रिएक्टेंस को बिना रिएक्टेंस को कम करके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं एक ही वायरिंग में, तो एक तरीका जो इसमें बताया हुआ है, जो मैंने आपको बताया, क्या करो, वाइंडिंग के टर्न्स को कम कर दो। टर्न्स को कम करने से इंडक्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई थी। टर्न्स कम करने से जब इंडक्टेंस कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी तो कम हो रहा है। तो उसका क्या सॉल्यूशन दिया गया, थिन वायर का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो वायर की थिननेस को और बढ़ा दो, यानी कि और पतला कर दो, बहुत ही पतला वायर ले लो। उससे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिसका इस्तेमाल हम लोग ऑक्सिलरी वाइंडिंग में करते हैं। क्लियर हो गया होगा। तो आर बाई एक्स, अगर तुम्हें किसी भी वाइंडिंग का आर बाई एक्स का रेशियो बढ़ाना है तो आप सिंपली क्या करो, ये तरीका अपना सकते हो, ठीक। बहुत चीप तरीका है, किसी भी तरीके का इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ से जो हमने सीखा उसको हम अगर कंक्लूड करें तो हम क्या कह सकते हैं, कंक्लूड करोगे तो ये बातें इजीली आप समझ सकते हो कि जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी उसके क्या, हाई आर बाई एक्स का रेशियो, यानी आर बाई एक्स का रेशियो क्या होगा, बहुत हाई होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है बहुत बहुत ज्यादा होता है इंडक्टेंस से। लेकिन मेन वाइंडिंग क्या होगी, इसका लो आर बाई एक्स का रेशियो, यानी कि एक्स की वैल्यू बहुत बहुत, सॉरी एक्स की वैल्यू बहुत बहुत ज्यादा है आर से, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर ऐसा कुछ है, यानी कि अगर आपके पास इस तरीके का कुछ ऐसा हिसाब किताब है कि हाई आर बाई एक्स रेशियो है और ये लो आर बाई एक्स रेशियो है, तो इसका क्या मतलब होगा, अगर किसी, देखो अगर हम एक्टिव और रिएक्टिव पावर की बात करें तो ये तुम्हें पता होगा कि जब भी ऑक्सिलरी मतलब जिस भी वाइंडिंग का, अगर आपके सर्किट या वाइंडिंग में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडक्टेंस, तो पावर फैक्टर जो होता है वो गुड होता है, यानी कि अच्छा पावर फैक्टर होता है उसका, ठीक है। वहीं पे अगर क्या होता है, रिएक्टेंस ज्यादा होता है रेजिस्टेंस से, तो पुअर पावर फैक्टर केस होता है, पुअर पावर फैक्टर, ठीक है। ये बात आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने थर्ड ईयर मशीन्स के अंदर ये चीज पढ़ी होगी। जब आपने पढ़ा होगा सर्किट के अंदर, जब सर्किट एनालिसिस की होगी तो वहां पे भी चीज देखी होगी। कोई भी वाइंडिंग जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है एज कंपेयर टू उसका इंडक्टेंस, तो उसका पावर फैक्टर क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है, गुड पावर फैक्टर। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं पुअर पावर फैक्टर की, यानी कि अगर किसी वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है और रिएक्टेंस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे केस में क्या होता है, पुअर पावर फैक्टर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पुअर पावर फैक्टर अगर होगा तो ऐसे केस में क्या होगा, करंट तुम्हारी क्या होगी, लैग करती चली जाएगी। पुअर पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, आई जो होगा वो लैग करेगा वी से, जबकि गुड पावर फैक्टर का मतलब क्या होता है, आई जो होगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट वी के सेम प्रोपोर्शन में होगा, या कह सकते हैं सेम फेज में होगा, प्रोपोर्शन नहीं फेज। तो ये अगर पुअर पावर फैक्टर है तो लैग करेगा या लीड करेगा, लेकिन अगर अच्छा पावर फैक्टर है तो यूनिटी की तरफ हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई। अब देखो, क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है उसका हाई आर बाई एक्स का रेशियो है, यानी कि आर बाई एक्स का रेशियो बहुत हाई है, हाईली रेजिस्टिव है, तो पावर फैक्टर अच्छा होगा। पावर फैक्टर अच्छा होगा तो जो उसका करंट होगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग का, आईए, ये क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट, ठीक है। ये क्या है, करंट ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग। तो ये क्या करेगा, लीड करेगा आईएम को, क्योंकि हम जानते हैं आईएम के केस में क्या होता है, रिएक्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू रेजिस्टेंस। और मैंने अभी बताया तुम्हें, अगर रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा, सॉरी रेजिस्टेंस बहुत कम होगा रिएक्टेंस से, तो उसका पावर फैक्टर पुअर होता है, ठीक है। तो यानी कि आईएम क्या करेगा, लैग करेगा, और आईए क्या करेगा, लीड करेगा आईएम को। यहाँ से हमें एक फेज रिलेशन मिल गया। इस फेज रिलेशन का इस्तेमाल मैं अभी फेजर डायग्राम जब बनाऊंगा तो वहां पे आपके साथ आपको समझ में आएगा। नाउ बात कर लेते हैं फेजर डायग्राम की। अगर हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, इस तरीके का फेजर डायग्राम मुझे मिलेगा अगर मैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर की बात करता हूं। तो अगर V को रिफरेंस ले लिया जाए, V को अगर हम लोग रिफरेंस ले लें, इन दैट केस जो तुम्हारा आईए है, मैंने अभी तुम्हें पुराने पीछे स्लाइड में बताया था कि आईए क्या करेगा, लीड करेगा आईएम को। क्यों? क्योंकि आईए का क्या होता है, पावर फैक्टर अच्छा होता है। तो जब पावर फैक्टर अच्छा है तो देखो क्या होगा, यहां से देख सकते हो। तो देखो आईए जो है, आईए ये क्या है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट।
और क्योंकि इसके अंदर रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी ज्यादा डोमिनेट होता है रिएक्टेंस से, तो ऐसे केस में ये कम लैग करेगा वी से। तो ये देखो फाई ए की वैल्यू जो क्या है, ये स्मॉल है, स्मॉल फाई ए क्या है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ आई ए, क्योंकि आर बहुत ज्यादा एक्स है, यानी कि क्या है, गुड पावर फैक्टर है, गुड पावर फैक्टर, तो इसीलिए क्या होगा, थोड़ा सा लैग करेगा। जबकि आई एम क्या है, ये तुम्हारा मेन वाइंडिंग करंट है, मेन वाइंडिंग का करंट। अब क्योंकि मेन वाइंडिंग करंट में एक्स बहुत बहुत ज्यादा आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, पुअर पावर फैक्टर, पुअर पावर फैक्टर। और पुअर पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, फाई एम बहुत ज्यादा होगा, यानी कि जो पावर फैक्टर एंगल होगा, पाई फाई एम क्या है, पावर फैक्टर एंगल ऑफ आई एम, यानी कि पावर फैक्टर एंगल जो होगा, यानी कि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होगा वो काफी ज्यादा होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हाई होगा। पावर फैक्टर एंगल जानते होगे ये कौन सा एंगल होता है, ये सप्लाई वोल्टेज और करंट के बीच का एंगल होता है। तो देखो वोल्टेज V और करंट के बीच का जो एंगल है फाई एम, तो देखो फाई एम जो है देखो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फाई ए, तो फाई एम की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फाई ए, ठीक है। तो यहां से ये बात समझ में आ गई। लेकिन जब तुमने क्योंकि दो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग इस्तेमाल करा, एक मेन वाइंडिंग, तो देखो तुम्हें दो फ्लक्स, दो करंट मिल गए, आई ए और आई एम। और क्योंकि जो दो करंट मिले हैं इन्हीं की वजह से क्या होगा, ये जो दो करंट मिले हैं इसी की वजह से एक दो फ्लक्स बन जाएंगे। एक बनेगा तुम्हारा फ्लक्स को मैं यहां लिख लेता हूं एफ ए इसका फ्लक्स, और ये कह देता हूं एफ एम। दो फ्लक्स हो गए, यानी कि दो फ्लक्स सेपरेटेड बाय ए पर्टिकुलर एंगल। देखो ये पर्टिकुलर एंगल से दो फ्लक्स सेपरेटेड है, दो फ्लक्स आई, दो करंट है, इनकी वजह से दो फ्लक्स बनेंगे जो कि स्पेस टाइम अपार्ट होंगे, एक दूसरे से अलग होंगे। और कितना अलग होंगे, थीटा डिग्री इन दोनों के बीच में है। और मैंने तुम्हें बताया था कि अगर कभी भी एक करंट है या फ्लक्स है फाई 1 और एक फ्लक्स है फाई 2 और वो एक पर्टिकुलर एंगल थीटा से अपार्ट है, तो एक टॉर्क आ जाएगा, स्टार्टिंग टॉर्क, और वो टॉर्क कितना होगा, वो होगा तुम्हारा फाई 1 फाई 2 इंटू साइन थीटा। तो देखो यहाँ पे भी एक टॉर्क आ जाएगा, और वो जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, वो टॉर्क की जो वैल्यू होगी वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होगी आई ए सप्लाई करंट ऑक्सिलरी करंट इंटू आई एम इंटू साइन थीटा के बराबर होगी, ठीक है। या कह सकते हैं फाई ए इंटू फाई एम इंटू साइन थीटा, जैसे भी तुम देख सकते हो। तो क्योंकि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल करने से ये दो वेक्टर आ गए, दो अलग अलग टाइम फेजर डिफरेंस के साथ दो करंट आपके सामने हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, मेन कॉन्सेप्ट समझ में आया। मेन कॉन्सेप्ट ये था, क्योंकि अगर तुमने रेजिस्टेंस वाइंडिंग ली, उस रेजिस्टेंस वाइंडिंग को लेने की वजह से एक करंट ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जो जाएगा और जो करंट मेन वाइंडिंग में जाएगा वो डिफरेंट फेज में होंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो करंट होगा वो लीडिंग होगा थोड़ा सा, और आईएम जो होगा वो लैगिंग होगा, ठीक है। और क्योंकि ऐसा डिफरेंस होगा तो हम लोग जानते हैं टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क की जो डायरेक्शन होगी वो लीडिंग से लैगिंग होगी। तो लीडिंग कौन है, आइए, तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन क्या होगी इंडक्शन मोटर की, कुछ इस तरीके की मोटर रोटेट कर जाएगी, ये हो गई, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, ये लीडिंग है और ये क्या है तुम्हारा, ये लैगिंग है, तो इसीलिए लीडिंग से लैगिंग की तरफ मोटर जो होगी वो रोटेट होने लग जाएगी, ठीक। अभी मैं ये सारी चीजें बता दूं, पहले बेसिक समझ लो, फिर आने वाले लास्ट पार्ट में इस लेक्चर के मैं वर्किंग समझाऊंगा तुम्हें किस तरीके से ऑपरेट होगी, ठीक। तो ये होगी फेजर एनालिसिस, आईओ भी समझ में आ गया होगा। ओके, तो जो चीज अभी मैंने फेजर डायग्राम बनाई है उसको भी जरा देख लेते हैं। ये चीज मैंने आपको वहां बता दी थी कि भाई ये तुम्हारा फेजर डायग्राम बना था। अगर फेजर डायग्राम को ध्यान से देखो तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि ये टॉर्क आ जाएगा, और टॉर्क की जो वैल्यू होती है साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करती है, और वो थीटा ये है एंगल, यानी कि दो करंट के बीच का जो एंगल होगा ये थीटा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एक, इसके साथ जो सबसे ज्यादा बुराई होती है, क्योंकि हमारे पास रेजिस्टेंस यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग के बीच का जो एंगल है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री है। देखो तुम्हारे सामने ही है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का जो एंगल है, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का करंट है और मेन वाइंडिंग, इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा। थीटा कितना है भाई, 90 से कम है ना, तो 90 से कम है तो हमारा टॉर्क क्या होगा, वेरी लो होगा। देखो तुम जानते हो कि टॉर्क जो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है साइन थीटा, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कब होती है, जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तभी तो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पे एंगल कितना निकल के आता है, जब आप रेजिस्टेंस स्टार्टर लेते हैं तो ऐसे केस में जो दोनों वाइंडिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग और मेन वाइंडिंग का फ्लक्स होता है या करंट होता है, इनके बीच का जो एंगल होता है वो मैक्सिमम 30 डिग्री हो पाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, क्वेश्चन पेपर में आता है कभी कभी। तो जब मैक्सिमम एंगल हो पाता है, मैक्सिमम 30 ही डिग्री का डिफरेंस हो पाया। अब क्योंकि 30 ही डिग्री का डिफरेंस हो पाया तो सीधी सी बात है, जो टॉर्क बनेगा वो क्या होगा, वेरी लो, बहुत स्मॉल टॉर्क बनेगा। और टॉर्क जब कम बनेगा तो ऑब्वियस ही चीज है, जब टॉर्क कम बनेगा तो ऐसे केस में स्टार्टिंग टॉर्क क्या होगा, बहुत कम होगा। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके याद रख लेना कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो कि रेजिस्टेंट स्टार्टर होती है, यानी कि जो रेजिस्टेंट स्टार्ट से होती है, हैव पुअर स्टार्टिंग टॉर्क, बहुत ही ज्यादा पुअर स्टार्टिंग टॉर्क होता है। रीजन समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का जो एंगल है, थीटा का जो एंगल है वो क्या है, काफी ज्यादा स्मॉल है, लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या होता है, हम यहाँ से सीख सकते हैं कि रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर जो होती है वो पुअर स्टार्टिंग टॉर्क जनरेट करती है, बहुत ही स्मॉल होता है। अभी अभी हम लोग आने वाले समय में, यानी कि इसी लेक्चर के अंदर अभी मैं आपको स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक को भी हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो वहां पे ये चीज और थोड़ा समझ में आ जाएगी
क्यों मैं ये बात कह रहा हूं, अभी के लिए इतना काफी है। ठीक, समझ में आ गया होगा आई होप। तो क्योंकि थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, और साइन थीटा 90 से कम है तो टॉर्क कम है। ठीक, ना अगर वर्किंग की बात कर लें तो वर्किंग समझ लेते हैं किस तरीके से होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा देता हूं। सबसे पहले क्या होगा, जैसे ही तुम सप्लाई ऑन करोगे, नंबर 1 स्टेप, सप्लाई ऑन करी ऐसी सिंगल फेज सप्लाई, एक करंट IS गया, और ये करंट क्या होगा, दो पार्ट्स में टूटेगा। तो IS क्या होगा, IS तुम्हारा दो पार्ट्स में टूटेगा, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जाएगा प्लस एक जो होगा वो मेन वाइंडिंग में जाएगा, वेक्टर सम। ठीक है, तो ये दो पार्ट्स में टूटा, एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग एक गया। अब देखो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग में जाएगा वहां से फ्लक्स बनेगा फाई ए। ठीक, और जो मेन वाइंडिंग में जाएगा वो फ्लक्स बनाएगा फाई एम। अब ये जो दो फ्लक्स होंगे ये कुछ इस तरीके के आएंगे, फाई ए और फाई एम। अभी हमने देखा था ये दो फ्लक्स आ गए, इनके बीच का एक एंगल हो गया, क्योंकि ये वाला पर्टिकुलर जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है ये क्या है तुम्हारी, ये रेजिस्टिव वाइंडिंग है। रेजिस्टिव का मतलब लीडिंग वाइंडिंग है, तो लीडिंग यहाँ पे आ गया। यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारी क्या है, ये इंडक्टिव वाइंडिंग है, ये तुम्हारी इंडक्टिव वाइंडिंग है, तो क्या लैगिंग ज्यादा होगी। अभी हमने फेजर डायग्राम में देखा था, तो ये लैगिंग होगी, तो दो फ्लक्स आ गए ऑक्सिलरी मेन के, और जैसे ही दो फ्लक्स आएंगे एयर के अंदर तो एक टॉर्क आ जाएगा पिक्चर में, और टॉर्क के कारण क्या होगा, मोटर जो होगी वो रोटेट करने लगेगी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग से मेन वाइंडिंग की तरफ, यानी कि डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आईओबी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखो बात आती है जब ये स्पीड इसकी बढ़ना शुरू होगी, धीरे धीरे रोटर रोटेट होना शुरू होगा, यानी कि n इक्वल टू 0 से मोटर स्टार्ट हो जाएगी स्टार्टिंग टॉर्क आने से, और nr तक चली जाएगी। जैसे ही nr तुम्हारा क्लोज पहुंचेगा 70 to 80% ऑफ ns, जैसे ये 70 to 80% ऑफ ns पहुंचेगा, तुरंत ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाएगी, और ये फोर्स के कारण क्या होगा, ये स्विच जो होगा ये खटाक से ऐसे ओपन हो जाएगा। याद रखना, अच्छा एक चीज और याद रखना, ये शुरुआत में क्लोज होगा, नॉर्मली ये क्लोज होगा, तो तभी तो भाई ऑब्वियस ही बात है, वरना ऑक्सिलरी वाइंडिंग करंट क्यों जाएगा। तो स्विच जो होगा ये नॉर्मली क्लोज होगा, पर जैसी स्पीड तुम्हारी एक 70 से 80% स्पीड गेन करोगे एनएस के, वैसी क्या होगा, ये स्विच के अंदर इतनी, ये जो स्विच होगा तुम्हारा ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण क्या होगा, इस तरीके से ओपन हो जाएगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गई होगी। सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होगा तुम्हारा वो ऑपरेट करेगा, और जैसे सेंट्रीफ्यूगल स्विच तुम्हारा ओपन होगा, तुम्हारी मोटर से ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी वो पिक्चर से बाहर चली जाएगी, यानी कि किक आउट। ठीक है, इसे किक आउट कर दिया जाएगा, पिक्चर से बाहर कर दिया जाएगा, और ये पिक्चर से बाहर हो जाएगी। मेन वाइंडिंग जो होगी, ये जो तुम्हारी मेन वाइंडिंग है ये सफिशिएंटली जनरेट करेगी, यानी सफिशिएंट होगी टॉर्क को जनरेट करने के लिए। अच्छा, क्या एक वाइंडिंग से टॉर्क जनरेट हो सकता है? तो मैंने तुम्हें डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी में चीज समझाई थी कि हमें केवल इनिशियल पुश करने के लिए, इनिशियल पुश वर्ड इंपॉर्टेंट है, इनिशियल पुश के लिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी। एक बार इनिशियल पुश दे दोगे, मोटर स्टार्ट हो जाएगी, तब हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि जब डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी यही तो समझाती है कि एक बार जब तुमने फोर्स दे दिया तो वो फोर्स क्या करती है, हमेशा के लिए एक टॉर्क बना देती है। तो टी नेट जो होता है वो नॉट इक्वल टू 0 हो जाता है एक बार इनिशियल पुश मिल गया, और जिस डायरेक्शन में इनिशियल पुश मिलेगा उस डायरेक्शन मोटर रोटेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वर्किंग हो गई, बहुत सिंपल सी वर्किंग है। ठीक, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो रेजिस्टेंस ऑक्सिलरी वाइंडिंग के आने से आपको ये समझ में आ गई होगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर हमने नहीं लगाई होती, यानी कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग अगर तुम्हारी रेजिस्टिव ना रही होती, ठीक है, अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग तुम्हारी रेजिस्टिव ना रही होती तो देखो क्या होता, तो आईए जो है ये तुम्हारा लीडिंग नहीं होता, ये भी तुम्हारा क्लोज टू आईए आ रहा होता, और ऐसे केस में क्या होता, कोई भी टॉर्क नहीं बनता। तो एक बात बहुत ध्यान से समझना, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई रखोगे ऑक्सिलरी वाइंडिंग के, उतना ज्यादा आईए जो होगा ये वी के करीब होगा। ठीक है, उतना ज्यादा ये आईए वी के करीब होगा। इसको रुको मैं आपको एक सेपरेटली समझा देता हूं, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये जो बता रहा हूं मैं। वेट, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझना, ये जो बता रहा हूं कि भाई हो क्या रहा है, एक V है तुम्हारे पास वोल्टेज, ठीक है, और यहाँ पे है तुम्हारा ऑक्सिलरी वाइंडिंग IA, और ये तुम्हारी है IM। ठीक है, अब ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये जो है इसके बीच का जो एंगल है ये फाई, ठीक है, फाई A, और इसके बीच का जो एंगल है वो है फाई M। ठीक है, तो अब खास बात क्या है कि फाई A जो है ये डिपेंड कर रहा है कि कितना रेजिस्टिव है, यानी कि रेजिस्टिविटी कितनी ज्यादा है तुम्हारी, ये कितना ज्यादा डिफर है या कितना ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स। जितना ज्यादा तुम्हारा रेजिस्टेंस होगा, यानी कि अगर दो ऑक्सिलरी वाइंडिंग लें सेम, अगर मान लेते हैं एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग ये है जिसका रेजिस्टेंस जो है वो ज्यादा है एक्स से, एक और सेम फेज ले रहा हूँ VIM, ठीक है, और अब की क्या लिए केस ले रहा हूँ, आर जो है वो बहुत बहुत ज्यादा एक्स से। तो अगर आर बहुत बहुत ज्यादा होगा एक्स से, तो ऐसे केस में जो ऑक्सिलरी करंट होगा वो क्लोज होगा V के आइए, और जितना ज्यादा ये क्लोज होगा उतना ज्यादा ये एंगल क्रिएट होगा। समझ में आ रहा है, ये थीटा, उतना ज्यादा ये थीटा एंगल मिलेगा। देखो अगर तुम्हारा कम रेजिस्टिव ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी तो जो ऑक्सिलरी करंट होगा वो क्या होगा, लैगिंग होगा V से काफी। लेकिन अगर हाईली रेजिस्टिव तुम्हारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगी
तो ये क्या होगा, कम लैगिंग होगा, यानी कि ये जो एंगल है फाई है, फेज एंगल ऑफ पावर फैक्टर एंगल ऑफ ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ये क्या होगा, काफी कम होगा, और ऐसे केस में तुम्हें थीटा जो होगा काफी ज्यादा मिलेगा। लेकिन ये जो देखा गया इस पूरे जो स्टार्टर पाए जाते हैं रेजिस्टेंस स्टार्टर केस में, तो एक खास बात देखी जाती है कि थीटा की वैल्यू मैक्सिमम जो होती है वो 30 डिग्री ही तक पहुंच पाती है, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ाने से लॉसेस बहुत बढ़ जाते हैं, तो वो काफी अनइकोनॉमिकल ऑपरेशन हो जाता है। ठीक, तो ये चीज अब बिल्कुल तुम्हें क्लियर होनी चाहिए। नाउ कैरेक्टरिस्टिक की अगर बात कर ले तो तुम्हें याद होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की अगर कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें याद हो तो ये कुछ कर्व आपको याद होगा, हम लोगों ने देखा था बना के, और कर्व में जो खास बात थी कि कर्व ये बता रहा है जीरो स्टार्टिंग टॉर्क। देखो अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट को देखते हैं, ये वाला मेन कर्व है जो दोनों का सम अप है, यानी कि फॉरवर्ड फील्ड टॉर्क और तुम्हारा बैकवर्ड फील्ड टॉर्क का जो दोनों का सम अप करके जो हमने कर्व बनाया था वो कुछ इस तरीके का बना था, ये ब्लू लाइन का। तो मैंने बताया था तुम्हें, देखो स्टार्टिंग यानी कि जब एनआर इक्वल टू जीरो है, ठीक, तो ऐसे समय में क्या है, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, यानी किसी भी तरीके का हमें टॉर्क नहीं मिल रहा है, और यही एक वजह थी जिसकी वजह से सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्ट नहीं होती है। ठीक है, तुम्हें याद होगा अगर तुम थ्री फेज इंडक्शन के कर्व को याद करो, थ्री फेज इंडक्शन का जो कर्व होता था वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से स्टार्ट होके ये जाता था। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट क्या दिखा रहा है कि जब एनआर इक्वल टू जीरो है तब भी तुम्हें एक टी स्टार्टिंग मिल रहा है, और इसीलिए हम लोग कहते थे कि थ्री फेज इंडक्शन मोटर जो होती हैं वो सेल्फ स्टार्ट होती हैं। पर क्योंकि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का जो स्पीड टॉर्क कर्व है वो जीरो से ही स्टार्ट हो रहा है, एक पर्टिकुलर जीरो देखो यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, जीरो स्टार्टिंग टॉर्क, यानी कि स्टार्ट करते समय जीरो टॉर्क मिल रहा है। तो अगर हम लोग इसी को जरा और अलग से बना लें फॉरवर्ड टॉर्क को, तो फॉरवर्ड कर्व को बना लें अगर फॉरवर्ड जो हमने अभी देखा, तो देखो ये क्या है, क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, क्योंकि कर्व जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे केस में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो है, स्टार्टिंग टॉर्क जीरो का क्या मतलब हुआ कि मोटर तुम्हारी स्टार्ट नहीं होगी। लेकिन जब तुमने रेजिस्टेंस स्टार्टर का इस्तेमाल कर लिया तो कर्व कुछ इस तरीके का चेंज हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा कर्व है, ये है आपका रेजिस्टेंस स्टार्टर कर्व, यानी अगर तुम रेजिस्टेंस स्टार्टर कर्व बनाओगे तो ये कर्व तुम्हें मिलेगा। ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे आ गया, देखो है स्टार्टिंग टॉर्क मिलने लगा तुम्हें, जो कि इनिशियल केस में क्या था, पुराने केस में देखो जीरो था, लेकिन जैसे ही तुमने रेजिस्टेंस स्टार्टर लिया तो देखो तुम्हें एक इनिशियल टॉर्क कर्व मिलने लगा। पर अब ठीक ये चीज समझ में आ गई, लेकिन अभी तक ये अगर तुम ये रेजिस्टेंस स्टार्ट कर्व कौन सा है जिसमें हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं किया, यानी कि अगर मैंने ऑक्सिलरी वाइंडिंग को लगे छोड़ दिया तो मोटर जो है, यानी कि देखो कंडीशन याद रखना, अगर हमने स्विच का इस्तेमाल नहीं किया, अगर हमने स्विच का इस्तेमाल नहीं किया तो ऐसे केस में रेजिस्टेंस स्टार्ट कर्व, यानी कि अगर ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो है वो परमानेंटली कनेक्ट छोड़ दी, परमानेंटली कनेक्ट छोड़ दी अगर, ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में, तो ये कर्व ट्रेस होगा। ठीक है, अगर हमने ऑक्सिलरी वाइंडिंग नहीं लगाई तो ये कर्व ट्रेस होगा, लेकिन अगर हमने सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज करा है तो ये कर्व मिलता है। अब इस कर्व को बात समझते हैं, इस कर्व को जरा ध्यान से देखते हैं। तो देखो क्या हुआ, एक्चुअल में क्या हुआ, रेजिस्टेंस स्टार्टर विद स्विच, अगर मैंने स्विच का इस्तेमाल कर लिया है, ठीक है, तो स्विच का इस्तेमाल करने से क्या होगा उसको देखते हैं। तो सबसे पहले कर्व हमारा स्टार्ट होगा मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, यानी कि तुम्हारे इस वाले कर्व से, इस वाले कर्व से स्टार्ट होगा, और कर्व स्टार्ट होते होते क्या होगा, यहां तक पहुंचेगा इस पर्टिकुलर पॉइंट तक। जैसे ही स्पीड तुम्हारी एनएसडब्ल्यू का क्या मतलब, ये वो स्पीड है जिसपे एनआर इक्वल टू कितना होता है, 70 to 80% ऑफ एनएस। एक बार अगर तुम 70 to 80% ऑफ एनएस पे पहुंच गए, यानी कि सिंक्रोनस स्पीड के 70 to 80% पे, तो ऐसे केस में क्या होगा, यहाँ पे स्विच तुम्हारा एकदम से ऑपरेट होगा, यहाँ पे क्या होगा, स्विच ऑपरेट हो जाएगा। जैसे ही स्विच ओपन होगा तो एन जब कब ओपन होगा, जब एनएसडब्ल्यू 70 to 80% ऑफ एनएस होगी, जैसे ही यहाँ पे स्विच ओपन होगा तुरंत ही कर्व तुम्हारा देखो ड्रॉप होके जो मेन वाइंडिंग का कर्व था वहां पे आ जाएगा। देखो समझ में आया, ये वाला देखो, ये वाला जो कर्व था ये किसका कर्व था, ये जब तुम्हारी मेन वाइंडिंग केवल कनेक्टेड है, ओनली मेन वाइंडिंग, ओनली मेन वाइंडिंग, यानी कि अगर तुम्हारी मशीन के अंदर केवल मेन वाइंडिंग है तो ये कर्व ट्रेस होगा। अगर तुम्हारी मशीन के अंदर रेजिस्टेंस वाइंडिंग भी जुड़ी हुई है, केवल रेजिस्टेंस वाइंडिंग है, मतलब मेन वाइंडिंग के साथ रेजिस्टेंस वाइंडिंग है, इसको लिख देता हूं मैं यहाँ पे, मेन प्लस रेजिस्टेंस अगर वाइंडिंग है, ऑक्सिलरी वाइंडिंग, मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग है रेजिस्टिव, तो ये वाला कर्व ट्रेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर स्विच भी डाल दोगे तो ये कर्व मिलेगा। ठीक, तो स्विच क्या कह रहा है, जैसे तुमने मोटर ऑन करी तो मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग पिक्चर में दोनों रहेंगे, तो कौन सा कर्व ट्रेस करेंगे, मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग वाला कर्व ट्रेस होगा, यहां तक पहुंचेगा। जैसी स्पीड तुम्हारी 70 to 80% पहुंचेगी, स्विच एकदम से ओपन हो जाएगा, और जैसे स्विच ओपन होगा तुम्हारा कर्व एकदम से कर्व 1 से कर्व 2 पे आ जाएगा, एकदम से डाउन हो जाएगा। ये जो बात समझ में आ गई होगी, ये जो शिफ्टिंग हुई है क्यों हुई है, क्योंकि स्विच ओपन हो गया है, और ऐसे केस में देखो केवल मेन वाइंडिंग ऑपरेट रह जाएगी, ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होगी वो पिक्चर से बाहर हो जाएगी। समझ में आया, तो जैसे स्विच ओपन हो जाएगा ऑक्सिलरी वाइंडिंग पिक्चर से बाहर हो जाएगी, अब केवल मेन वाइंडिंग रह गई। तो मेन वाइंडिंग रहने से क्या होगा, अब तुम कर्व 2 पे ऑपरेट करोगे और बिल्कुल उसी तरीके से जाओगे। आई होप ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये कर्व समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है,
ये चीज, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको ये समझाने की। ठीक, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबके दिमाग में जो होगा, हमने स्विच को ओपन क्यों करा? ठीक है, तो उसके 3 कारण हैं। 3 कारण समझते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहला अगर कारण की बात करें, ऑक्सिलरी वाइंडिंग वेस्ट पावर। देखो सीधी सी बात है, मैंने बताया तुम्हें ऑक्सिलरी वाइंडिंग जो होती है वो क्या होती है? हाईली रेजिस्टिव होती है। हाईली रेजिस्टिव, और तुम जानते हो कि रेजिस्टेंस जो होता है वहां पे क्या होता है, जब भी आप रेजिस्टेंस यूज करोगे तो वहां वाइंडिंग में लॉसेस बहुत होंगे, और जब लॉसेस ज्यादा होंगे तो ऑब्वियस सी चीज है भाई, पावर लॉस होगा तो वेस्टेज तो होगी। तो इसीलिए ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे वेस्टेज ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग उसे केवल स्टार्टिंग के टाइम पे यूज करेंगे, फिर हटा देंगे। सेकंड पॉइंट, नो नीड आफ्टर स्टार्टिंग द मोटर। ये भी मैंने तुम्हें बता दिया था कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग का इस्तेमाल, हमें ऑक्सिलरी वाइंडिंग की जरूरत क्यों पड़ती है? केवल स्टार्टिंग में जरूरत पड़ती है इनिशियल पुश देने के लिए। एक बार इनिशियल पुश दे दिया तो फिर उसका कोई काम नहीं, और जब कोई काम नहीं है तो भाई हम पावर क्यों वेस्ट करें, इसलिए हटा देते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट, बोथ कर्व डिक्लाइन। देखो खास बात ध्यान से देखना, हमने क्या करा, मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का भाई हमने 70 to 80% ही रेटिंग क्यों चुनी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 70 to 80% ही हमने स्पीड क्यों चुनी? ठीक है, हम चाहते तो स्टार्टिंग तो टॉर्क मिल ही गया था, तो स्टार्टिंग टॉर्क यहां से भी तो छोड़ सकते थे, यहां से भी तो स्विच ऑफ कर सकते थे, हमने क्यों 70 to 80% चुना? रीजन समझो। देखो जब मोटर की स्पीड 70 to 80% जाएगी तो जो मेन और ऑक्सिलरी वाइंडिंग का कर्व है ये भी डिक्लाइन पे होगा। ये देखो यहाँ पे हमें मैक्सिमम टॉर्क मिल गया, मैक्सिमम टॉर्क जो एक मोटर जनरेट कर सकती है वो हमें मिल चुका है, वो पीक पार हो चुकी है। ठीक है, तो मैक्सिमम टॉर्क हमें मिल गया। अब देखो ये कर्व भी डिक्लाइन हो रहा है और ये कर्व भी डिक्लाइन हो रहा है, तो हम क्यों ना, फिर जरूरत क्या है जब दोनों कर्व को डिक्लाइन होना है, जब बोथ कर्व डिक्लाइन हो रहे हैं तो फिर हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्यों रहें, हम दूसरे कर्व पे आ जाते हैं। तो इसीलिए 7 to 80%, जब 70 to 80% एनएस हो जाता है तो ये माना जाता है कि मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग का जो कर्व था यानी कर्व 1, इस कर्व की मैक्सिमम पीक पार हो चुकी है और जो मैक्सिमम टॉर्क था वो मिल चुका है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, अपने स्विच को बंद कर देते हैं, और अब जब दोनों ही कर्व डाउन में जा रहे हैं तो हम इसलिए शिफ्ट कर जाते हैं मेन वाइंडिंग पे। समझ में आ गया होगा। और मेन वाइंडिंग में जैसे शिफ्ट करते हैं तो नॉर्मली ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने लगते हैं। ठीक, ये चीज क्लियर हो गई होगी, आई होप जी समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। आगे ये बात क्लियर हो गई तो इंपॉर्टेंट चीज है, तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया, क्योंकि बोथ कर्व डिक्लाइन है तो हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं 70 to 80% ऑफ एनएस। ठीक है, तो एनएस के 70 to 80% के बाद हम ये मानते हैं कि दोनों कर्व भी डिक्लाइन है, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक, बात ये चीज क्लियर हो गई होगी। अच्छा एक चीज और याद रखना, एक रीजन और है जो मैंने यहाँ 3 पॉइंट्स में नहीं लिखा, आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर कर्व देखा होगा, तो ये जो कर्व इस तरीके का बनता था, तो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन होता था ये, इसे हम लोग स्टेबल रीजन कहते थे, याद है? स्टेबल रीजन। ठीक है, स्टेबल रीजन कहा जाता था। जबकि ये वाला जो पर्टिकुलर कर्व था इसको हम लोग कहते थे अनस्टेबल रीजन। रीजन क्या होता था, क्योंकि हम ये मानते थे कि एक बार अगर पीक पार हो गई तो ऐसे में मोटर जो होगी बंद होती चली जाएगी और ऑफ हो जाएगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते थे, इस पर्टिकुलर पोर्शन में रहने की कोशिश करते थे। सेम यहाँ पे अगर हम इस सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को भी देखें तो ये वाला जो रीजन है पूरा का पूरा, ये क्या है, ये तुम्हारा अनस्टेबल रीजन है। ठीक है, जबकि ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ये पोर्शन क्या है, स्टेबल रीजन है। तो एक बार स्टेबल रीजन में आने के लिए तुम्हें 70 से 80% की जब स्पीड पार हो जाती है, 70 to 80% ऑफ एनएस, तो ऐसे केस में हम ये मान के चलते हैं कि मोटर अब तुम्हारी एक स्टेबल स्टेट में है, और स्टेबल स्टेट में तो अपने आप स्विच ऑफ नहीं होगी। तो इसीलिए एक रीजन ये भी है जिसके लिए हम लोग 70 to 80% ऑफ एनएस पे उसको स्विच को क्लोज करते हैं। ठीक, आई होप जी समझ में आ गई होगी। अब डिसएडवांटेज सबको पता है, बहुत देर हमने इसको डिस्कस करा भाई। टॉर्क डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू था साइन थीटा। अब टी स्टार्टिंग जो होता है, स्टार्टिंग टॉर्क भी यही सेम फॉर्मूले फॉलो करेगा, और थीटा कितना है, 30 डिग्री से कम है। तो सीधी सी बात है, जब 30 डिग्री से कम है तो थीटा मैक्सिमम कितना, थीटा टॉर्क हमें मैक्सिमम कब मिलता है, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। लेकिन यहाँ तो मैक्सिमम थीटा 30 ही पहुंच रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क वेरी लो होगा। इसीलिए रेजिस्टेंस मोटर स्टार्टर जो होते हैं ये कहीं नहीं यूज होते, मतलब कहीं भी नहीं यूज करते, क्योंकि इतना कम स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। और आज के समय में हर एक को अच्छा पिकअप चाहिए, अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। और मैंने आपको फीचर्स बताए थे स्टार्टर के, अच्छे स्टार्टर के फीचर्स क्या थे, कि अच्छा स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक, तो इसीलिए क्योंकि ऐसा नहीं मिलता है इसीलिए हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते। तो सॉल्यूशन क्या है भाई, सॉल्यूशन है आपके पास कैपेसिटर स्टार्ट मोटर्स। इसीलिए पूरी दुनिया में जो भी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर यूज होती है उन सब में कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इनकी एक सबसे खास बात होती है, ये आपका एक हाई स्टार्टिंग टॉर्क देती हैं। क्यों देती हैं, कैसे देती हैं, इसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इसमें मैंने आपको रेजिस्टेंस स्टार्ट मोटर के बारे में लगभग सारी चीजें कवर करी, कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। ठीक है, फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, उसको हम लोग आने वाले लेक्चर में टैकल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।